वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे आपका फ्रेंच और डच के इंडिया में एडवेंट के बारे में। लास्ट टू वीडियोस में हमने ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ के बारे में स्टडी किया था। ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसमें हम फ्रेंच और डच किस तरह से हमारे पास इंडिया में आए, कितना ये सक्सेसफुल हो पाए। ऑल्दो ये ब्रिटिश जितना इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो जितना ये सक्सेसफुल हो पाए उनका कैसा ओरिजिन रहा, कैसे उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म जो था उसको क्रिएट किया, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बट उस पर जाने से पहले आपके लिए हम एक मैप लेके आए हैं। बड़े ध्यान से इस मैप को देखिएगा। ये मैप आपके लिए एक तरह से जो जो यूरोपियन सेटलमेंट्स यहाँ पे रही हैं अकॉर्डिंग टू योर पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और डैनिश, उनकी कैसी कैसी इंडिया में सेटलमेंट रही हैं फ्रॉम योर 1498 टू 1739, उसके बारे में हमने डिटेल में ये मैप जो है ये आपके लिए लेके आए हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, किस तरह से लेजेंड्स के अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ को किस किस कंट्री ने आपके पास किस किस टाइम पे एक्वायर किया है। देखिए जैसे बसीन के बारे में यहाँ पे है, सूरत है, बॉम्बे है, गोवा कब अनेक्स हुआ, कैन्नौर, माहे, पौंडीचेरी, करिकल, इन सब के बारे में आपके पास यहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है उसको हमने यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं। इसे देखिएगा और इवन हो सके तो इस मैप को आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल मैप टू यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका फ्रेंच एडवेंट के बारे में आपके पास अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए, फ्रेंच पे जाने से पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। जो ब्रिटिश और फ्रेंच है, दे वर हैविंग अ राइवलरी सिंस योर 1500s, बहुत पुराने टाइम से इनकी राइवलरी थी। और इस राइवलरी के कारण बहुत टाइम तक यूरोप में आपके पास वॉर चलती रही। इवन आपके पास नेपोलियनिक वॉर्स भी हुई, जिसमें आपके पास फ्रेंच जो थे, देवर हैविंग एन अपर हैंड, काफ़ी अपर हैंड उनका रहा था। बट इन द एंड विद द डेथ ऑफ नेपोलियन वो हार गए थे। उसके बाद से आफ्टर 1800 आपका काफ़ी हद तक इनका जो फ्रेंच थे ये काफ़ी टाइम तक आपके सबड्यू रहे थे। बट इवेंचुअली व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, तो उसके बाद ये आपके पास दोबारा कंबाइन हो गए थे, फ्रेंच और ब्रिटिश। बट उस पर जाने से पहले हम पुराने टाइम के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, फ्रेंच इंडिया में क्यों आए, आने का सबसे बड़ा रीज़न था कि 1600 में इंडिया में कौन आए थे, ब्रिटिश। तो अब इट वाज डेफिनेट कि जो फ्रेंच हैं वो भी ब्रिटिश के पीछे पीछे कहाँ पे आएंगे, इंडिया में आएंगे। तो फॉर इन 1664 वहाँ पे आपके पास एक मिनिस्टर थे हुज नेम वाज कॉलबर्ट, हिज नेम वाज कॉलबर्ट, और ही वेंट टू द किंग दैट इज़ लुइस द 14, उनके पास ये गए एंड ही सेड टू हिम कि जैसे ब्रिटिश वहाँ पे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो रेवेन्यू है उसको वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू की जब हम बात करें तो आई विल गिव एन एग्जांपल। इन 1667 जो ब्रिटिश यहाँ से ट्रेडर्स ट्रेड करके जा रहे थे, तो उनके पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था कि ब्लैक मार्केटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 500 पाउंड्स तक तो फ़ाइन जो था वो उनको लगता था। तो अगर 500 पाउंड्स तक उनको फ़ाइन लग रहा है तो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो इतना रेवेन्यू जब फ्रेंच को दिखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी इंडिया में अपनी जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, उसको इंडिया में भेजेंगे। तो इन 1664 with the help of Colbert and Louis XIV, the French decided to enter into the country। और ये साथ में हमने एक मैप दिया है जिसमें हमने फ्रेंच सेटलमेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली। इस मैप को देखिएगा, फ्रेंच सेटलमेंट्स के बारे में काफ़ी हद तक आपको इसका आइडिया लग जाएगा। अब देखिए, जो फ्रेंच थे जब वो इंडिया में पहुंचे, उनका और ब्रिटिश का बहुत ही एक डिफरेंस था इन वर्किंग। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज अ प्राइवेट एंटिटी, कम्प्लीटली प्राइवेट एंटिटी, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं थी। हाँ, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्वीन, बट यहाँ पे जो भी उनके डिसीजन थे देवर इंडिपेंडेंट। उनको किसी भी डिसीजन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास वापस नहीं जाना पड़ता था। बट ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंच थे दैट वाज अंडर दिस कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के होने के कारण उनको यहाँ से अगर किसी के अगेंस्ट एक छोटी सी वॉर भी लड़नी है तो उसके लिए परमिशन लेने उन्हें वापस फ्रांस जाना पड़ता था, वहाँ से परमिशन लेके वापस आना पड़ता था। तो दैट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड दिस वाज वन ऑफ द बेसिक रीजंस कि जो ब्रिटिश थे दे वर सक्सेसफुल इन इंडिया, ऑन द अदर हैंड द फ्रेंच वर नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया। ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1668 इन सूरत एंड 1669 एट मसूलीपट्टनम, एंड
One of the most important things that French has done in the country was the establishment of the city by the name of Pondicherry. Pondicherry ब्रिटिश फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया था, कुछ टाइम तक उसके बाद ब्रिटिश के हाथ में गया, फिर फ्रेंच के हाथ में आया. एंड इवन अप टिल नाउ देयर आर मेनी फ्रेंच रेजिडेंट्स जो आपके पास पौंडीचेरी में आज के टाइम पे भी रहते हैं. एंड दिस वाज अ सिटी दैट वाज एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रेंच. The final annexation that they made in their initial period was the area of चंदरनगर. जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, तो जो चंदरनगर का एरिया था वहाँ तक इनका एम्पायर जो था वो एक्सपैंड किया था. एंड दे वर प्रिडोमिनेंटली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री. ये वेस्टर्न कोस्ट में इतने ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली आपका इनका एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं था जितना ईस्टर्न कोस्ट में था. एंड वन मोर रीज़न फॉर दैट वाज द स्पाइस ट्रेड जो ईस्ट इंडीज़ से होता था, साउथ ईस्ट एशिया से होता था, और उसके लिए कनेक्टिविटी ईस्टर्न कोस्ट की ज़्यादा ज़रूरी थी एज़ कम्पेयर टू योर वेस्टर्न कोस्ट. एंड मोर ओवर वेस्टर्न कोस्ट वॉज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय पोर्चुगीज़ एंड ब्रिटिश, और फ्रेंच की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक कम थी. फ्रेंच के बाद हम बात करते हैं डच की. अब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज वन ऑफ द strongest companies that entered into the country. Under the name of VOC, this country entered into India. In 1595, 4 Dutch ships sailed to India via Cape of Good Hope. Cape of Good Hope, also known as Cape Agulhas, that is the southernmost tip of your African continent. Cape of Good Hope से ये वहाँ से ships आपके पास इंडिया में आई थी. And for the first time, although कोई establishments या settlements उस टाइम नहीं की थी, डायरेक्टली दे वेंट इनटू साउथ ईस्ट एशिया, बट फिर भी यहाँ से इंडिया में उस टाइम पे ये क्रॉस की थी. जो फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश डच जो थे वो इंडिया में आए और यहाँ पे सेटलमेंट करने की उन्होंने ट्राई की थी. दैट वाज इन 1602. द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड एंड इट came to the country to conclude treaties and to acquire territories in the India and to build fortresses. Moreover, जो trade था आपका स्पाइसेस का, कॉटन का, सिल्क का, जितने भी ये इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए डच यहाँ पे आपके पास पहुँचे. एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये तो चलो डच यहाँ पे इंडिया में आए, किस ईयर में आए, कैसे आए, बट किस रीज़न ने उनको प्रोपेल किया जिसके कारण वो इंडिया में आए, दैट वॉज योर ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज़. दे वर मेकिंग गुड मनी. मोर ओवर फ्रेंच यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रेड हो रहा था, सामान लेके आपकी कंट्रीज़ में वापस जा रहे थे. तो इनको एक तरह से एक वे मिला कि हम भी इंडिया में एंटर करें और यहाँ पे आपके पास ट्रेड करें. तो दैट वाज वन ऑफ द बेसिक रीजंस जिसके कारण ये यहाँ पे आए थे. जो डच थे उनकी एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, और जिसको हम बोलते हैं कि वो इंडिया में बहुत लंबे टाइम तक आपके पास सेटल क्यों नहीं हो पाए थे, बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. दे ट्रीटेड द पीपल ऑफ इंडिया विद क्रूरलिटी. एक्चुअली यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है. जो ब्रिटिश थे वो भी क्रूअल थे, बट इनिशियली दे वर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द ट्रेड. उनको किसी को मारना या इन सब चीज़ों में वो खास इंटरेस्टेड नहीं थे अप टिल द बैटल ऑफ प्लासी. बट ऑन द अदर हैंड द पोर्चुगीज़, द फ्रेंच, द डच, दे वर मोर क्रूअल इनिशियली. दैट वाज द रीज़न कि वो यहाँ पे इंडिया में कोई खास बॉन्ड नहीं बना पाए और यहाँ से उनको बहुत जल्दी यहाँ से बाहर जाना पड़ा था. अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे कोई ख़ास गवर्नर जनरल भी यहाँ पे आपका अपॉइंट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा ट्रेड का बेनिफिट नहीं होता था. जो इनका मैक्सिमम बेनिफिट था दैट वाज फ्रॉम द एरिया ऑफ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया से इनका मैक्सिमम आपके पास बेनिफिट होता था. तो इनका जो स्टार्टिंग का ट्रेड था वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था इन द एरियाज़ ऑफ योर साउथ ईस्ट एशिया. 1690 में इन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर्स थे उनको पुलीगढ़ से नागापट्टनम में शिफ्ट कर दिया. एंड गिवन बिलो आर द नेम ऑफ द फोर्ट्स जो इन्होंने इनिशियली आपके इंडिया में जो थे इस्टेब्लिश किए थे. योर गुस्तावस, किलेड्री एंड डेविड, ये फोर्ट्स इनके थे जो इंडिया में इनिशियली इस्टेब्लिश हुए थे. नेक्स्ट हम एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है डच से रिलेटेड कि व्हाट वर द रीजंस ये इंडिया में डिक्लाइन क्यों हुए थे. देखिए, सबसे बेसिक रीज़न इनका डिक्लाइन होने का था ओवर सेंट्रलाइजेशन. इनका हर चीज़ बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था. डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होने के कारण हर जगह एक ही पर्सन को इनको जवाब जो था वो देना पड़ता था. नेवी वॉज गेटिंग वीकर डे बाय डे. इनिशियली जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे वीक हो रही थी. और फाइनली
इनकी जो लड़ाई हुई, जो आपके पास बैटल ऑफ बेदारा के नाम से भी जानी जाती है अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1759, वहाँ पे ये कम्प्लीटली ब्रिटिश ने इनको हरा दिया एंड डच सोल्ड ऑफ ऑल देयर एंटिटीज़ इन द कंट्री एंड दे रिटर्न्ड बैक टू इंडोनेशिया। वहाँ पे इन्होंने जो था अपना इंडोनेशिया में गया, बट लेटर ब्रिटिश ने इनको इंडोनेशिया से भी एक्सपेल कर दिया था। तो दिस वॉज द रीज़न वाई डच डिक्लाइंड इन द country. So that was it about the advent of Portuguese, British, French and your Dutch. कोई भी इसमें आपके डाउट्स हैं या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और जो भी आपको क्लैरिफाई करना हो किसी भी तरह से वो आपको हम क्लैरिफाई कर देंगे। नेक्स्ट हमने आपकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, और अलाइड मेंस की टेस्ट सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है। प्री एचएस के लिए वी आर गिविंग 25 टेस्ट, और आपका अलाइड के लिए वी आर गिविंग 30 टेस्ट, ये आपके पास हम दे रहे हैं। गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हिमाचल 30 का आपका स्पेशल इशू आ रहा है जो विद इन 2-3 डेज़ मार्केट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और उसके लिए आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन अवेल योर कॉपी, जो आपके पास एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच, और आप बाकी फेसबुक पे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और रेगुलर अपडेट्स और जो नॉलेज नगेट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।